धूल भरी आंधी ने रत्नागिरी की सूखी और बंजर जमीन को अपनी चपेट में ले रखा था। दोपहर का सूरज आग उगल रहा था, जिससे हवा में लू के थपेड़े चल रहे थे। विक्रम सिंह ने अपनी पुरानी महिंद्रा जीप को गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़क पर धीमा कर दिया। टायर के नीचे कुचलते हुए सूखे पत्ते और कंकड़ एक ऐसी आवाज कर रहे थे जो इस सन्नाटे को चीर रही थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। दोपहर के 2 बज रहे थे, वही समय जब 20 साल पहले उसने इस गांव को छोड़ा था। उसकी आंखों पर काला चश्मा था जो उसकी भावनाओं को दुनिया से छिपा रहा था, लेकिन उसके अंदर यादों का एक तूफान उमड़ रहा था। यह वापसी केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि अतीत के उन जख्मों को भरने की कोशिश थी जो समय के साथ और गहरे हो गए थे। उसने जीप को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा किया, जिसकी जड़ें अब जमीन से बाहर निकल आई थीं। इंजन बंद करते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे केवल दूर कहीं रंभाती हुई गाय या किसी पक्षी की आवाज ही तोड़ रही थी। विक्रम ने गहरा सांस लिया। गांव की उस मिट्टी की गंध को महसूस करते हुए जो उसके बचपन का हिस्सा थी, वह आज एक साधारण शर्ट और पैंट पहने हुए था, न कि अपनी रौबदार पुलिस वर्दी। वह नहीं चाहता था कि उसकी वर्दी का डर या सम्मान उसके और सावित्री देवी के बीच आए। वह यहां एक आईपीएस अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि उस भटके हुए लड़के के रूप में लौटा था जिसे कभी भूख ने निगल लिया होता अगर वह न होती। जीप से उतरते ही गर्म हवा ने उसका स्वागत किया। उसने अपने जूतों पर जमी धूल को देखा, वही धूल जिसने कभी उसके नंगे पैरों को जलाया था। गांव की हालत अभी भी वैसी ही थी जैसी वह याद करता था, शायद उससे भी बदतर। कच्चे मकान अब ढहने की कगार पर थे और गलियों में बहता हुआ गंदा पानी व्यवस्था की नाकामी की कहानी कह रहा था। लोग अपने घरों के बाहर खटिया पर लेटे हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। किसी ने भी इस अजनबी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद वे अपनी गरीबी और संघर्ष में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें अब किसी नई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विक्रम ने अपना ब्रीफकेस उठाया, जिसका वजन उसे हर पल अपने उद्देश्य की याद दिला रहा था। वह संकरी गलियों से होता हुआ उस ओर बढ़ा जहां उसकी यादें उसे ले जा रही थीं। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। उसे याद आया कि कैसे वह इन्हीं रास्तों पर लोगों से खाना मांगता था और उसे दुत्कार दिया जाता था। लेकिन फिर उसे वह दिन याद आया, वह तूफानी रात जब वह ठंड और भूख से ठिठुर रहा था और एक दरवाजा उसके लिए खुला था। वह दरवाजा सावित्री देवी का था। वह झोपड़ी गांव के बिल्कुल अंतिम छोर पर थी, समाज से थोड़ी कटी हुई, जैसे कि गरीबी ने उसे भी अछूत बना दिया हो। विक्रम की चाल तेज हो गई। एक अनजाना डर उसे सता रहा था कि कहीं बहुत देर न हो गई हो। जैसे ही वह मोड़ मुड़ा, उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी। उसकी हालत देखकर विक्रम का कलेजा मुंह को आ गया। फूस की छत जगह जगह से उधड़ चुकी थी और उसे प्लास्टिक की शीटों से ढकने की नाकाम कोशिश की गई थी। मिट्टी की दीवारें बारिश और धूप की मार से कमजोर हो गई थीं, जिनमें बड़ी बड़ी दरारें साफ दिखाई दे रही थीं। सामने का छोटा सा आंगन, जिसे कभी सावित्री देवी गोबर से लीपकर साफ रखती थीं, अब धूल और सूखे पत्तों से भरा था। विक्रम वहीं रुक गया, उस दृश्य को अपनी आंखों में बसाते हुए। यह गरीबी का एक ऐसा नग्न रूप था जिसे शहरों में रहने वाले लोग शायद ही कभी समझ पाते। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गई न जाने, गुस्से से या दुख से। उसने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया जो अपनी ही चूल्हों पर झूल रहा था। अम्मा, उसने आवाज दी। उसका गला थोड़ा रुंधा हुआ था। कुछ पलों की खामोशी के बाद अंदर से कुछ सरसराहट हुई। एक बुजुर्ग महिला, जिसकी कमर समय के बोझ से झुक गई थी, धीरे धीरे बाहर आई। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसने एक फटी हुई सूती साड़ी पहन रखी थी जो उसके शरीर को बमुश्किल ढक पा रही थी। सावित्री देवी ने अपनी कमजोर आंखों को सिकोड़ते हुए विक्रम की ओर देखा। वह उसे पहचान नहीं पाई। आखिर 20 साल का समय
किसी के भी चेहरे को भुलाने के लिए काफी होता है, खासकर जब वह चेहरा एक बच्चे से एक सख्त मर्द में बदल गया हो। कौन हो बेटा, क्या चाहिए? उनकी आवाज में एक कंपन था जो बुढ़ापे और कमजोरी का संकेत था। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। जिस आवाज ने कभी उसे लोरी सुनाकर सुलाया था, वह आज इतनी कमजोर हो गई थी। विक्रम ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश की। उसने बस इतना कहा, मैं एक राहगीर हूं अम्मा, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? यह वही वाक्य था जो उसने 20 साल पहले बोला था। वह देखना चाहता था कि क्या उनका दिल आज भी उतना ही बड़ा है। क्या वह आज भी अपनी गरीबी के बावजूद किसी अजनबी की मदद करेंगी? और उसने देखा कि उनकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई, मदद करने की वही इच्छा शक्ति। सावित्री देवी ने बिना किसी सवाल के सिर हिलाया। बैठो बेटा, मैं अभी लाती हूं, उन्होंने कहा और अंदर चली गई। विक्रम वहीं एक टूटी हुई खाट के पास खड़ा रहा, बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ ही देर में वह एक पीतल के लोटे में पानी लेकर लौटी। लोटा पुराना था और कई जगहों से पिचका हुआ था, लेकिन पानी ठंडा था। विक्रम ने पानी पिया। हर घूंट के साथ उसे उस 2 कटोरी चावल और दूध का स्वाद याद आ रहा था। उसने पानी पीकर लोटा वापस किया और उनकी आंखों में सीधे देखा। वह अभी कुछ कहने ही वाला था, अपनी पहचान बताने ही वाला था कि तभी गांव के सन्नाटे को छीड़ते हुए गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। दूर से धूल का एक बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। 2 महिंद्रा बोलेरो जीपें, जिन पर काले शीशे चढ़े थे, तेजी से झोपड़ी की तरफ आ रही थीं। उनके पीछे कुछ मोटरसाइकिल सवार भी थे। गांव के लोग जो अब तक अपने कामों में व्यस्त थे, डर के मारे अपने घरों के अंदर भागने लगे। यह दृश्य किसी तूफान के आने जैसा था। सावित्री देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे और लोटा उनके हाथ से गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। वे आ गए, वे फिर आ गए। वह बड़बड़ाएं, उनकी आंखों में अब मदद की चमक नहीं बल्कि शुद्ध भय था। विक्रम ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, यह मुसीबत थी जो सीधे उनके दरवाजे पर आ रही थी। गाड़ियां झोपड़ी के ठीक सामने आकर रुकीं, जिससे धूल का एक और बादल उन पर छा गया। विक्रम ने अपनी आंखों को बचाने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला। पहली जीप का दरवाजा खुला और उसमें से 4 हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकले। वे सभी धोती कुर्ता पहने हुए थे और उनके कंधों पर गमछा था। उनके हाथों में लाठियां और लोहे की रॉड थीं। उनका नेतृत्व शेरा नाम का एक आदमी कर रहा था, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें थीं और पान चबाने के कारण उसके दांत लाल हो चुके थे। शेरा की आंखों में क्रूरता थी, वह क्रूरता जो सत्ता की चाटुकारिता और कमजोरों को दबाने से आती है। वह ठाकुर भैरव सिंह का सबसे खास गुर्गा था, जो इलाके में अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात था। शेरा ने नीचे उतरते ही जमीन पर थूका और चिल्लाया, ओ बुढ़िया, बाहर निकल। उसकी आवाज में इतना अपमान था कि विक्रम का खून खौल उठा। सावित्री देवी कांपते हुए आगे बढ़ीं, अपने हाथ जोड़ते हुए। शेरा बेटा, मैंने कहा था ना, अगली फसल तक का समय दे दो, अभी तो खाने के लाले पड़े हैं, उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। शेरा ने जोर से ठहाका लगाया और उसके साथी भी हंसने लगे। फसल? कौन सी फसल? वह जमीन अब ठाकुर साहब की है, तू तो बस वहां कब्जा जमाए बैठी है। शेरा ने आगे बढ़कर झोपड़ी के बाहर रखे एक मिट्टी के घड़े को लात मारी। घड़ा चकनाचूर हो गया और पानी जमीन पर फैल गया। यह केवल एक घड़ा नहीं टूटा था, यह उस बुजुर्ग महिला का सम्मान था जिसे रौंदा जा रहा था। विक्रम ने अब तक खामोशी बनाए रखी थी। वह एक प्रशिक्षित शिकारी की तरह स्थिति का आकलन कर रहा था। उसने देखा कि कुल 8 आदमी थे, सभी हथियारों से लैस। गांव वाले दूर से खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन किसी में भी पास आने की हिम्मत नहीं थी। विक्रम जानता था कि अगर उसने अभी हस्तक्षेप नहीं किया तो ये लोग सारी हदें पार कर देंगे, लेकिन वह अपनी पहचान भी उजागर नहीं करना चाहता था। उसे अभी खेल देखना था, यह समझना था कि जड़ें कितनी गहरी हैं।
शेरा ने सावित्री देवी की ओर कदम बढ़ाया, लाठी को हवा में लहराते हुए। आज या तो पैसा दे या फिर इस झोपड़ी को आग लगा देंगे। ठाकुर साहब का हुक्म है, उसने धमकी दी। सावित्री देवी उनके पैरों में गिर पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यह मेरे पुरखों की जमीन है। वह रो रही थी। विक्रम से अब और नहीं रहा गया। उसने अपना ब्रीफकेस नीचे रखा और धीरे से आगे बढ़ा। रुक जाओ। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भारीपन था जिसने शेरा को रुकने पर मजबूर कर दिया। शेरा और उसके आदमी घूमे पहली बार इस अजनबी को नोटिस करते हुए। विक्रम की मुद्रा शांत थी, उसके हाथ खुले थे और चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी जो शेरा जैसे गुंडों को अक्सर बेचैन कर देती थी। तू कौन है बे? शहर से आया कोई मुसाफिर लगता है। शेरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके साधारण कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए, अपना रास्ता नाप वरना इन टायरों के नीचे कुचल दिया जाएगा। विक्रम ने उसकी धमकी को अनसुना कर दिया। वो चलकर सावित्री देवी के पास गया और उन्हें कंधों से पकड़कर खड़ा किया। उठिए अम्मा, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, उसने कोमलता से कहा। फिर उसने शेरा की ओर देखा। उसकी निगाहें अब कठोर हो चुकी थीं। एक बुजुर्ग महिला से बात करने की तमीज नहीं है क्या? या ठाकुर साहब ने केवल लाठी चलाना सिखाया है? संस्कार नहीं दिए? विक्रम के शब्दों ने वहां मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। शेरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तक किसी ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत नहीं की थी, वह भी ठाकुर के इलाके में। जुबान बहुत चलती है तेरी, शेरा गुर्राया। लगता है तुझे पता नहीं कि तू कहां खड़ा है। यह रत्नागिरी है, यहां कानून नहीं, ठाकुर भैरव सिंह का राज चलता है। शेरा ने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 आदमी लाठियां लेकर विक्रम की ओर बढ़े। माहौल में तनाव इतना बढ़ गया था कि उसे महसूस किया जा सकता था। विक्रम ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने अपने शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दिया, किसी भी हमले के लिए तैयार। वह एक आईपीएस अधिकारी था। उसने निहत्थे होकर भी खूंखार अपराधियों को धूल चटाई थी। ये गली के गुंडे उसके लिए क्या थे? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, विक्रम ने चेतावनी दी। अपनी गाड़ियां मोड़ो और यहां से चले जाओ, और इस घर की तरफ दोबारा आंख उठाकर भी मत देखना। उसकी आवाज में अब कमांड थी, वह अधिकार जो वर्षों की ट्रेनिंग और नेतृत्व से आता है। गुंडे एक पल के लिए हिचकिचाए। इस साधारण दिखने वाले आदमी में कुछ तो अलग था, लेकिन भीड़ का मनोविज्ञान अजीब होता है। संख्या बल उन्हें झूठा आत्मविश्वास देता है। शेरा ने एक गंदी गाली दी और खुद आगे बढ़ा। उसने अपनी लाठी उठाई और पूरी ताकत से विक्रम के सिर पर वार करने की कोशिश की। यह वह क्षण था जब शांति हिंसा में बदलने वाली थी। विक्रम ने पलक झपकते ही प्रतिक्रिया दी। उसने अपना बायां हाथ ऊपर किया और हवा में ही लाठी को रोक लिया। लकड़ी की लाठी उसकी हथेली से टकराई, लेकिन विक्रम का हाथ हिला तक नहीं। शेरा की आंखें आश्चर्य से फट गईं। उसने लाठी खींचने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की पकड़ लोहे के शिकंजे जैसी थी। विक्रम ने शेरा की आंखों में देखते हुए कहा, गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। उसने एक झटके से लाठी को मोड़ा और शेरा को धक्का दिया। शेरा लड़खड़ाते हुए पीछे गिरा, धूल में मिल गया। उसके साथी सन्न रह गए। एक शहरी बाबू ने उनके लीडर को रत्नागिरी के डॉन के दाहिने हाथ को एक झटके में गिरा दिया था। माहौल एकदम बदल गया। जो गुंडे अभी तक शिकारी बने हुए थे, अब उनमें संशय आ गया था। सावित्री देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह ढक लिया, डर के मारे कांपते हुए। बेटा चले जाओ यहां से, ये तुम्हें मार डालेंगे। उन्होंने विक्रम का हाथ पकड़कर खींचा। विक्रम ने उनका हाथ थाम लिया और उन्हें आश्वस्त किया, जब तक मैं यहां हूं आपको कोई छू भी नहीं सकता। उसने फिर उन गुंडों की तरफ देखा जो अब अपने हथियार तान चुके थे। स्थिति एक खतरनाक मोड़ पर आ गई थी। शेरा धूल झाड़ते हुए खड़ा हुआ। उसका अहंकार बुरी तरह घायल हो चुका था। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला
जिसकी धार सूरज की रोशनी में चमक उठी। तुझे तो मैं आज यहीं गाड़ दूंगा, शेरा चिल्लाया और अपने साथियों को हमला करने का आदेश दिया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दूसरी जीप का हॉर्न जोर से बजा। यह एक संकेत था। सभी गुंडे रुक गए और जीप की ओर देखने लगे। पीछे की जीप का दरवाजा खुला और एक भारी भरकम बूट जमीन पर पड़ा। यह ठाकुर भैरव सिंह नहीं था, बल्कि उनका मुनीम था, जो संदेश लेकर आया था। मुनीम ने शेरा को इशारे से रोका। उसने विक्रम की ओर एक तिरछी नजर डाली, जैसे वह किसी कीड़े को देख रहा हो। मुनीम ने एक कागज का टुकड़ा हवा में लहराया। शेरा, रुक जा। ठाकुर साहब ने कहा है कि आज कोई खून खराबा नहीं होगा। आज केवल चेतावनी देनी है, मुनीम ने अपनी धूर्त मुस्कान के साथ कहा। वह सावित्री देवी के पास आया, सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए। कल मिंदारट्टेन कागज को कुमारकर बार्द करने कहा। शाम तक का वक्त है बुढ़िया। 5 लाख रुपये ब्याज सहित। या तो पैसे दे देना या फिर जमीन के कागजात पर अंगूठा लगा देना। और अगर यह शहरी मेहमान बीच में आया, उसने विक्रम की ओर देखा, तो इसका अंजाम तुम दोनों भुगतोगे। उसने कागज को उनके पैरों के पास फेंक दिया। चेतावनी देकर वे लोग अपनी जीपों में वापस बैठ गए। जाते जाते शेरा ने विक्रम को एक खूनी मुस्कान दी और अपनी गर्दन पर उंगली फेरकर इशारा किया कि उसका वक्त खत्म हो चुका है। धूल का गुबार छोड़ते हुए गाड़ियां वापस मुड़ गईं। विक्रम वहीं खड़ा रहा, उस कागज को देखते हुए जो हवा में फड़फड़ा रहा था। सावित्री देवी जमीन पर बैठ गईं, रोते हुए भगवान को कोसने लगी। विक्रम ने नीचे झुककर वह कागज उठाया। यह एक अवैध ठण समझौता था, जिस पर मनमाना ब्याज लगाया गया था। उसने कागज को अपनी जेब में रखा और क्षितिज की ओर देखा, जहां सूरज ढल रहा था। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। रत्नागिरी की रात गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ एक भारी सन्नाटा फैला हुआ था। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसकी धीमी रोशनी हवा के झोंकों से बार बार हिल रही थी। सावित्री देवी अभी भी गहरे सदमे में थी। उनके झुर्रीदार हाथ अब भी डर के मारे कांप रहे थे। विक्रम उनके पास जमीन पर चटाई बिछाकर बैठा था, उन्हें अपने हाथों से पानी पिला रहा था। उसने महसूस किया कि उनकी आंखों में जो डर था वह केवल आज की घटना का नहीं था, बल्कि बरसों से दबाए हुए खौफ और अपमान का परिणाम था। बाहर दूर कहीं सियारों के रोने की आवाजें आ रही थीं, जो इस बात का अशुभ संकेत दे रही थीं कि खतरा अभी टला नहीं है, बस कुछ पल के लिए थम गया है। विक्रम की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। उसका दिमाग एक आईपीएस अधिकारी की तरह तेजी से काम कर रहा था। उसने झोपड़ी की टूटी हुई छत की ओर देखा, जहां से तारे दिखाई दे रहे थे। यह वही छत थी जिसके नीचे उसने अपने जीवन की सबसे सुरक्षित रात बिताई थी। सावित्री देवी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, बेटा, तुम कौन हो? क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? मेरे लिए वे लोग बहुत खतरनाक हैं। वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। विक्रम ने उनके सिर पर हाथ रखा, जैसे एक बेटा अपनी मां को दिलासा देता है। अम्मा, मैं वह हूं जिसका आप पर बहुत पुराना कर्ज है। आज रात आप आराम करो, मैं यहीं बाहर पहरा दे रहा हूं, उसने कोमलता से कहा। जब सावित्री देवी की आंख लग गई तो विक्रम बाहर चबूतरे पर आ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे अतीत के भंवर में खींच ले गई। उसकी आंखें बंद हुईं और वह 20 साल पीछे चला गया। वह रात भी ऐसी ही अंधेरी थी, लेकिन तब आसमान से कहर बरप रहा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। वह तब सिर्फ 12 साल का एक अनाथ लड़का था, जिसके पास न सिर छुपाने की जगह थी और न ही पेट भरने को एक दाना। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और फटे हुए थे, और कड़ाके की ठंड उसकी हड्डियों को भेद रही थी। वह बुखार से तप रहा था और कमजोरी के कारण उसके पैर डगमगा रहे थे। उस रात वह गांव के हर बड़े घर के दरवाजे पर गया था। उसने रईस जमींदारों और दुकानदारों के आगे हाथ फैलाए थे। गिड़गिड़ाया था कि उसे थोड़ा सा खाना दे दें, लेकिन हर जगह से उसे दुत्कार ही मिली थी। किसी ने उसे चोर समझकर पत्थर मारे,
तो किसी ने उसे गंदगी समझ कहीं के ये शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। भूख उसके पेट में आग की तरह जल रही थी और उसे लगा कि शायद आज उसकी आखिरी रात होगी। वह लड़खड़ाते हुए गांव के अंतिम छोर तक पहुंचा था, जहां यह छोटी सी झोपड़ी थी। उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा, अपनी चेतना खोते हुए। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक सूखे और गर्म बिस्तर पर पाया। किसी ने उसके गीले कपड़े बदलकर उसे एक पुराना लेकिन साफ कंबल ओढ़ा दिया था। हवा में चावल पकने की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी, जिसने उसकी सोई हुई भूख को फिर से जगा दिया। उसने सिर घुमाकर देखा तो सावित्री देवी चूल्हे के पास बैठी थीं, फूकनी से आग जला रही थीं। उस समय उनके बाल काले थे और चेहरे पर आज जैसी झुर्रियां नहीं थीं, लेकिन गरीबी के निशान तब भी साफ थे। वह उठीं और उसके पास आईं। उनके चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान थी, जिसने विक्रम के डर को पल भर में दूर कर दिया। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार की जांच की। फिर वह क्षण आया जिसने विक्रम के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सावित्री देवी एक थाली लेकर आईं। उसमें बहुत ज्यादा पकवान नहीं थे, बस 2 कटोरी चावल और 1 गिलास दूध था। उस समय अकाल का दौर था और गांव में अनाज की भारी कमी थी। विक्रम जानता था कि यह शायद उनका अपना हिस्सा था जो वे उसे खिला रही थीं। खा ले बेटा, तू बहुत कमजोर हो गया है, उन्होंने प्यार से कहा। विक्रम भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उन्होंने खुद कुछ खाया है या नहीं। वह चावल का स्वाद, वह गर्म दूध, उसे आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन दावत से ज्यादा स्वादिष्ट याद था। वह खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं था, वह मानवता का प्रतीक था। जब उसने आखिरी निवाला खाया और दूध का गिलास खाली किया, तो उसने देखा कि सावित्री देवी उसे संतोष भरी निगाहों से देख रही थीं, जैसे उनका अपना पेट भर गया हो। बाद में उसे पता चला कि उस दिन उनके घर में वही आखिरी राशन था और उन्होंने खुद भूखे रहकर उस अनजान बच्चे की जान बचाई थी। वह कर्ज, वह 2 कटोरी चावल और दूध का थण विक्रम के दिल पर एक भारी पत्थर की तरह रखा हुआ था, जिसे वह पिछले 20 सालों से ढो रहा था। आज वह एक सफल और अमीर आदमी बनकर लौटा था, लेकिन उस निस्वार्थ प्रेम की कीमत कोई दौलत नहीं चुका सकती थी। वर्तमान में वापस लौटते हुए विक्रम ने एक गहरी सांस ली। सुबह होने वाली थी। पूर्व दिशा में आकाश का रंग हल्का गुलाबी होने लगा था। पक्षियों की चहचहाहट के साथ गांव जाग रहा था। लेकिन आज की सुबह सामान्य नहीं थी। हवा में एक अजीब सा तनाव था। विक्रम ने अपना ब्रीफकेस चेक किया, जिसमें नोटों की गड्डियां रखी थीं। वह जानता था कि पैसे समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन कल की घटना ने उसे बता दिया था कि यह लड़ाई केवल पैसों की नहीं, बल्कि शक्ति और अहंकार की है। ठाकुर भैरव सिंह को केवल पैसा नहीं चाहिए था, उसे इन गरीबों का पूर्ण समर्पण चाहिए था, और विक्रम ऐसा होने नहीं दे सकता था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि गांव के मुख्य रास्ते पर हलचल शुरू हो गई। इस बार यह केवल 2 जीपें नहीं थीं, यह एक पूरा काफिला था। सबसे आगे एक काले रंग की एसयूवी थी, जिसके पीछे 3 बोलेरो और कई मोटरसाइकिलें थीं। उनके सायरन और हॉर्न ने सुबह की शांति को भंग कर दिया। विक्रम झोपड़ी के बाहर आकर खड़ा हो गया, हाथ बांधे हुए चेहरे पर वही शांत भाव लिए। सावित्री देवी भी बाहर आ गईं। उनके चेहरे पर फिर से वही खौफ लौट आया। वे फिर आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा। विक्रम ने उन्हें पीछे रहने का इशारा किया। डरिए मत अम्मा, आज मैं बात करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। गाड़ियों का काफिला झोपड़ी से थोड़ी दूर रुक गया, जिससे धूल का एक विशाल बवंडर उठा। एसयूवी का दरवाजा खुला और एक ड्राइवर ने दौड़कर पीछे का दरवाजा खोला। उसमें से एक शख्स बाहर निकला, जिसे देखते ही वहां जमा हुए गांव वाले श्रद्धा और डर से झुक गए। वह ठाकुर भैरव सिंह था। 6 फीट लंबा कद, सफेद कुर्ते पायजामे,
के ऊपर एक महंगी जवाहर जैकेट, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा और हाथों की उंगलियों में सोने की अंगूठियां। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी जो उसके अहंकार को बयां कर रही थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ा। उसके पीछे शेरा और उसके हथियारबंद गुंडे चल रहे थे। ठाकुर भैरव सिंह ने अपना चश्मा उतारा और विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। तो तुम हो वह परदेसी जिसने मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की जुर्रत की। ठाकुर की आवाज भारी और कड़क थी। विक्रम ने उसकी आंखों में सीधे देखा, बिना पलक झपकाए। मैंने केवल एक बुजुर्ग महिला की रक्षा की थी, जो किसी भी सभ्य इंसान का फर्ज है, विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया। ठाकुर हंसा, एक सूखी और व्यंग्यात्मक हंसी। सभ्यता फर्ज लगता है। तुम शहर से नई नई किताबें पढ़कर आए हो। यहां रत्नागिरी में मेरा शब्द ही सभ्यता है और मेरा आदेश ही फर्ज है। विक्रम ने जेब से वह कागज निकाला जो मुनीम ने कल फेंका था। ठाकुर साहब, मैंने इस कागज को पढ़ा है। यह कर्ज पूरी तरह से गैर कानूनी है। मूल राशि से 10 गुना ज्यादा ब्याज वसूलना कानूनन अपराध है। अम्मा ने जितना लिया था उससे कहीं ज्यादा चुकी हैं। अब उनका आप पर कोई बकाया नहीं है। विक्रम ने कानूनी लहजे में तर्क देने की कोशिश की। वह देखना चाहता था कि क्या ठाकुर में थोड़ी भी नैतिकता बची है या वह पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है। भीड़ में खड़खड़ाहट हुई। किसी ने आज तक ठाकुर को कानून का पाठ पढ़ाने की हिम्मत नहीं की थी। शेरा गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन ठाकुर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ठाकुर के चेहरे का भाव बदल गया। अब वहां हंसी नहीं बल्कि गुस्सा था। कानून, उसने थूकते हुए कहा। कानून मेरी जेब में रहता है मास्टर। यहां का थाना, यहां की कचहरी, सब ठाकुर भैरव सिंह की जागीर है। तुम मुझे कागज का टुकड़ा दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हो। उसने विक्रम के हाथ से कागज छीन लिया और उसे फाड़कर हवा में उड़ा दिया। सुन लो ए परदेसी, मुझे अब पैसा नहीं चाहिए, मुझे यह जमीन चाहिए। इस बुढ़िया का गुरूर तोड़ना है मुझे। कल शाम तक का वक्त दिया था, लेकिन अब मेरा मूड बदल गया है। आज सूरज ढलने तक का वक्त है। ठाकुर ने विक्रम के करीब आकर उसकी आंखों में उंगली दिखाते हुए कहा, अगर आज शाम तक यह बुढ़िया और उसका यह रक्षक यहां से नहीं गए तो इस झोपड़ी को श्मशान बना दिया जाएगा। और याद रखना, अगर तुम बीच में आए तो तुम्हारी लाश भी तुम्हारे घर वालों को नहीं मिलेगी। यह एक सीधी धमकी थी, एक खुली चुनौती। विक्रम के चेहरे की मांसपेशियां तन गईं, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। वह जानता था कि अभी लड़ने का सही समय नहीं है। उसे सबूत चाहिए थे। उसे इस राक्षस की जड़ें खोदनी थीं। धमकी मत दीजिए ठाकुर साहब। वक्त बदलते देर नहीं लगती, विक्रम ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा। ठाकुर ने एक बार फिर हिकारत भरी नजर डाली और अपनी गाड़ी की ओर मुड़ गया। वक्त मेरा गुलाम है, उसने जाते जाते कहा। काफिला फिर से धूल उड़ाता हुआ चला गया। पीछे छोड़ गया एक अल्टीमेटम और डर का माहौल। गांव वाले अब विक्रम को एक पागल आदमी की तरह देख रहे थे जिसने अपनी मौत को दावत दी थी। सावित्री देवी जमीन पर बैठकर रोने लगी। बेटा क्यों लिया पंगा, अब हम नहीं बचेंगे। तुम चले जाओ, अपनी जान बचाओ। विक्रम उनके पास बैठा और उनके आंसू पोंछे। अम्मा, अब तक आप अकेले लड़ी, इसलिए वे जीतते रहे। अब आप अकेली नहीं हैं। आज शाम सूरज ढलेगा, लेकिन उनका हमारा नहीं। विक्रम ने अपने ब्रीफकेस की ओर देखा। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। बातचीत और कानून की किताबों का समय खत्म हो चुका था। अब उसे अपनी असली पहचान और ताकत का इस्तेमाल करना था। लेकिन एक योजना के तहत उसे गांव के थाने जाना था, यह देखने के लिए कि भ्रष्टाचार कितना गहरा है। उसे अपनी टीम को सतर्क करना था। उसने सावित्री देवी को घर के अंदर भेजा और अपनी जेब से एक छोटा सा सैटेलाइट फोन निकाला जो उसने अब तक छुपा रखा था। उसने एक नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से आवाज आते ही कहा, जय हिंद, मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूं। मुझे बैकअप की जरूरत है। ऑपरेशन रत्नागिरी शुरू हो चुका है। दोपहर का सूरज अब ढलने की ओर था,
लेकिन उसकी तपिश कम नहीं हुई थी। विक्रम सिंह ने अपनी पुरानी जीप के डैशबोर्ड से वह चमड़े का ब्रीफकेस उठाया, जिसमें उसने अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा रखा था। यह वही पैसा था जिसे वह सावित्री देवी के बुढ़ापे के सहारे के लिए लाया था, लेकिन अब यह उनकी जान बचाने का जरिया बनने वाला था। उसने अम्मा की ओर देखा, जो झोपड़ी के कोने में बैठी माला जप रही थी। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। विक्रम ने उनके पास जाकर घुटनों के बल बैठकर उनके हाथ अपने हाथों में लिए। अम्मा, मैं ठाकुर साहब से मिलने जा रहा हूं। बातचीत से हर मसला हल हो सकता है। उसने झूठ बोला, यह जानते हुए कि वहां बातचीत की गुंजाइश कम और संघर्ष की ज्यादा थी। सावित्री देवी कांप उठीं। उन्होंने विक्रम का हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे उसे जाने से रोकना चाहती हो। बेटा, वहां मत जाओ। वह हवेली नहीं, शैतान का घर है। जो भी वहां गया वह या तो पिटकर आया या फिर कभी लौटा ही नहीं। उनकी आवाज में दहशत थी। विक्रम ने एक फीकी मुस्कान दी। वह जानता था कि अम्मा का डर जायज है, लेकिन उसे दुश्मन के घर में घुसकर उसकी ताकत का अंदाजा लगाना था। फिक्र मत करो अम्मा, मैं बस कर्ज चुकाने जा रहा हूं। एक बार पैसे दे दिए तो वे हमें परेशान नहीं करेंगे। उसने उन्हें आश्वस्त किया और उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी शर्ट ठीक की धूल झाड़ी और ब्रीफ केस उठाकर बाहर निकल गया। ठाकुर भैरव सिंह की हवेली गांव के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर बनी थी, जिससे वह पूरे गांव पर नजर रख सकता था। यह एक किले जैसी इमारत थी, जिसकी ऊंची दीवारें और विशाल लोहे का गेट उसकी सत्ता का प्रतीक थे। गेट पर 2 सशस्त्र गार्ड खड़े थे, जिनके कंधों पर पुरानी लेकिन घातक राइफलें टंगी थीं। विक्रम अपनी जीप को गेट से थोड़ी दूर खड़ी करके पैदल ही आगे बढ़ा। उसका कदम डगमगा नहीं रहा था, लेकिन उसने अपनी चाल में जानबूझकर थोड़ी नरमी रखी थी, ताकि वह एक डरे हुए कर्जदार जैसा दिखे। गार्ड ने उसे रोका और बंदूक की नाल उसकी छाती पर लगा दी। कहां चला रहा है बे? यह ठाकुर साहब की हवेली है, कोई धर्मशाला नहीं, गार्ड ने गुटखा चबाते हुए कहा। विक्रम ने हाथ जोड़ लिए, अपनी आंखों में झूठा डर दिखाते हुए। भैया, मैं ठाकुर साहब से मिलने आया हूं। अम्मा का कर्ज चुकाना है। यह देखिए, पैसे लाया हूं। उसने ब्रीफकेस की ओर इशारा किया। गार्ड ने ब्रीफकेस को लालच भरी नजरों से देखा और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ गेट खोल दिया। जा, लेकिन याद रखना ठाकुर साहब आज गुस्से में है। अगर कोई गलती हुई तो खाल खिंचवा लेंगे, उसने चेतावनी दी। विक्रम ने सिर झुकाया और अंदर दाखिल हुआ। हवेली का आंगन विशाल था, जहां कई महंगी गाड़ियां खड़ी थीं और विदेशी नस्ल के कुत्ते बंधे हुए थे, जो उसे देखकर गुर्राने लगे। आंगन के बीच में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ था, जहां ठाकुर भैरव सिंह मखमली गद्दे पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसके आसपास उसके चमचे और गांव के कुछ रसूखदार लोग बैठे थे, जो उसकी हर बात पर जी हुजूरी कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां स्थानीय थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर पांडे भी वर्दी में बैठा शराब के जाम टकरा रहा था। यह देखकर विक्रम को रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि बिना पुलिस की मिलीभगत के इतना बड़ा अपराधी खुलेआम नहीं घूम सकता। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा और चबूतरे के नीचे खड़ा हो गया। वहां सन्नाटा छा गया। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। ठाकुर ने अपनी भारी पलकें उठाईं और धुएं का एक बड़ा कश हवा में छोड़ा। उसने विक्रम को पहचाना और एक क्रूर मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। अरे, यह तो वही शहरी बाबू है। क्या हुआ, अम्मा की साड़ी के पल्लू में छिपने की जगह नहीं मिली जो यहां मरने चले आए? ठाकुर ने व्यंग्य किया और उसके दरबारी जोर से हंस पड़े। इंस्पेक्टर पांडे ने भी अपनी हंसी में शामिल होते हुए कहा, ठाकुर साहब, लगता है परिंदा खुद जाल में फंसने आया है। विक्रम ने उन अपशब्दों को नजरअंदाज किया। उसका ध्यान पूरी तरह अपने मिशन पर था, दुश्मन को और अधिक आत्मविश्वासी बनाना, ताकि वह गलती कर बैठे। ठाकुर साहब, विक्रम ने विनम्रता से कहा, मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं, मैं अम्मा का कर्ज चुकाने आया हूं।
जितना पैसा आपने दिया था उससे कहीं ज्यादा इस बैग में है। ब्याज समेत उसने ब्रीफकेस को चबूतरे पर रखा और उसे खोला। नोटों की गड्डियां देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी रह गईं। 500 और 2000 के नोटों के बंडल करीने से रखे हुए थे। यह रकम किसी भी साधारण गांव वाले के लिए जीवन भर की कमाई से ज्यादा थी। इंस्पेक्टर पांडे की लाड़ टपकने लगी। वह अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे खिसका, लेकिन ठाकुर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसकी आंखों में पैसे की चमक नहीं, बल्कि सत्ता की भूख थी। ठाकुर ने एक लंबी खामोशी के बाद अपना पैर उठाया और ब्रीफकेस को जोर से लात मारी। ब्रीफकेस हवा में उछला और जमीन पर गिर गया, जिससे सारे नोट धूल में बिखर गए। तुझे क्या लगा, 2 कौड़ी के आदमी तू पैसे फेंक कर मेरा मुंह बंद कर देगा? ठाकुर दहाड़ा। वह अपने गद्दे से उठा और सीढ़ियां उतरकर विक्रम के सामने आ खड़ा हुआ। मुझे यह कागज के टुकड़े नहीं चाहिए। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तेरे जैसे 100 आदमियों को खरीद कर बेच दूं। मुझे वह जमीन चाहिए, वह इज्जत चाहिए जो तूने मेरे आदमियों के सामने छीनी थी। विक्रम ने जमीन पर बिखरे हुए नोटों को नहीं देखा। उसने सीधे ठाकुर की आंखों में देखा। जमीन अम्मा की है और वह उसे नहीं बेचेंगी। कानूनन उनका कर्ज अब चुकता हो चुका है। विक्रम ने अपनी आवाज को संयमित रखते हुए कहा। कानून? ठाकुर ने जोर से ठहाका लगाया और पीछे मुड़कर इंस्पेक्टर पांडे की ओर देखा। पांडे जी, ये आदमी कानून की बात कर रहा है, जरा इसे समझाइए कि यह कानून क्या है। इंस्पेक्टर पांडे लड़खड़ाते हुए उठा और विक्रम के पास आया। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। बेटा, यह कानून ठाकुर साहब की जूती के नीचे रहता है। बेहतर होगा कि चुपचाप निकल जाओ, वरना सरकारी मेहमान बना लिए जाओगे। पांडे ने धमकी दी। यह दृश्य विक्रम के लिए पर्याप्त सबूत था। एक पुलिस अधिकारी जो कानून की रक्षा की शपथ लेता है, वह एक अपराधी के तलवे चाट रहा था। विक्रम ने मन ही मन इस चेहरे को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल लिया। मैं बिना रसीद लिए नहीं जाऊंगा। विक्रम ने जानबूझकर उसे उकसाया। यह सुनते ही ठाकुर का सब्र का बांध टूट गया। उसने इशारा किया, शेरा, इसे समझाओ कि रसीद कैसे दी जाती है। शेरा, जो कल की बेइज्जती का बदला लेने के लिए तड़प रहा था, अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा। उनके हाथों में लाठियां और लोहे की रॉड थीं। विक्रम के पास उन्हें रोकने की पूरी ताकत और कौशल था। वह एक प्रशिक्षित आईपीएस अधिकारी था जो निहत्थे भी 10 लोगों को धूल चटा सकता था। लेकिन उसने फैसला किया कि वह आज हाथ नहीं उठाएगा। उसे उन्हें यह विश्वास दिलाना था कि वह कमजोर है। उसे कानून के दायरे में रहकर उन्हें फंसाना था। जब शेरा ने पहली लाठी चलाई तो विक्रम ने उसे अपनी पीठ पर लिया। दर्द की एक तीखी लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली। उसने खुद को बचाने के लिए केवल अपने महत्वपूर्ण अंगों को ढका और मार खाता रहा। लाठियां बरसती रहीं। शेरा और उसके आदमी उसे जानवरों की तरह पीट रहे थे। विक्रम जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने अपना होश नहीं खोया। वह हर वार को, हर चेहरे को, हर गाली को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रहा था। वह देख रहा था कि ठाकुर कैसे मजे ले रहा है और इंस्पेक्टर पांडे कैसे तमाशबीन बना खड़ा है। यह केवल शारीरिक पीड़ा नहीं थी, यह एक परीक्षा थी उसके संयम की, उसके धैर्य की। खून उसकी नाक और मुंह से बहने लगा। उसके कपड़े फट गए और धूल में सन गए, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी उसे कोई लाठी नहीं बुझा सकती थी। बस ठाकुर ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। विक्रम जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था, उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। ठाकुर उसके पास आया और अपने जूते की नोक से विक्रम का चेहरा ऊपर उठाया। देख लिया, यह है यहां का कानून। आज तो तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू जाकर उस बुढ़िया को बता सके। कल शाम तक जगह खाली कर देना, वरना अगली बार तेरी लाश इस गेट से बाहर जाएगी। ठाकुर ने उसके गाल पर थपकी दी, जैसे किसी पालतू जानवर को दी जाती है। फेंक दो इसे बाहर, उसने अपने आदमियों को आदेश दिया। 2 गार्डों ने विक्रम को घसीटते हुए मुख्य गेट तक ले गए
और उसे बाहर सड़क पर फेंक दिया। उसका शरीर धूल में सन गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ, जैसे उसकी किस्मत का फैसला हो गया हो। विक्रम कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा। हर सांस के साथ पसलियों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके होठों पर खून से सनी एक हल्की सी मुस्कान थी। वह जीत गया था। उसने दुश्मन को उसकी सबसे बड़ी गलती करने पर मजबूर कर दिया था उसे कम आंकना। अब ठाकुर यह मान बैठा था कि विक्रम एक टूटा हुआ आदमी है और यही उसका अंत होगा। विक्रम ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति फौलाद की थी। वह लड़खड़ाते हुए अपनी जीप तक पहुंचा। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, सूजी हुई आंखें, फटा हुआ होठ और खून से सना माथा। यह चेहरा अब युद्ध का नक्शा बन चुका था। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और खून पोंछा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने ठाकुर, वह बड़बड़ाया। तुमने केवल एक आदमी को नहीं पीटा, तुमने भारतीय संविधान को चुनौती दी है, और अब इसका जवाब तुम्हें उसी भाषा में मिलेगा। उसने जीप स्टार्ट की और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा। गांव वाले उसे खिड़कियों से देख रहे थे। वे देख रहे थे कि एक और उम्मीद दम तोड़ चुकी है। उन्हें लगा कि वह भी बाकियों की तरह हार मान लेगा और भाग जाएगा, लेकिन वे यह नहीं देख पा रहे थे कि जीप के अंदर बैठा आदमी हारा नहीं है, बल्कि वह एक घायल शेर है जो अब शिकार के लिए तैयार है। विक्रम ने सीधा झोपड़ी जाने के बजाय एक सुनसान जगह पर जीप रोकी। उसे अम्मा के सामने जाने से पहले खुद को थोड़ा ठीक करना था। वह नहीं चाहता था कि वे उसे इस हालत में देखकर कमजोर पड़ जाएं। उसने पास के एक हैंडपंप से पानी लेकर अपना चेहरा धोया। ठंडा पानी जब उसके जख्मों पर लगा तो जलन हुई, लेकिन इसने उसे जगह दिया। उसने अपनी फटी हुई शर्ट को बदलने के लिए जीप से एक दूसरी साधारण शर्ट निकाली। छोटे अभी भी दिख रही थी, लेकिन अब वह इतना डरावना नहीं लग रहा था। उसने एक दर्द निवारक गोली खाई जो वह हमेशा अपनी किट में रखता था। अब समय आ गया था अगले चरण का। उसने अपना सैटेलाइट फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया। इसमें केवल 3 शब्द थे, सबूत मिल गया। जब विक्रम वापस झोपड़ी पहुंचा तो रात हो चुकी थी। सावित्री देवी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे दौड़कर उसके पास आईं। बेटा, यह क्या हालत बना ली? अपनी उन्होंने उसके जख्मों को देखकर रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा था ना वहां मत जाओ, वे राक्षस हैं। विक्रम ने उन्हें गले लगा लिया। शांत हो जाइए अम्मा, यह तो बस छोटी मोटी खरोंचें हैं। बात थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया है। उसने फिर झूठ बोला। वे मान गए हैं कि हमें थोड़ा और वक्त देंगे। अम्मा ने उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया, लेकिन वे बहस करने की स्थिति में नहीं थीं। वे उसे अंदर ले गईं और हल्दी का लेप लगाने लगीं। विक्रम चुपचाप बैठा रहा, अम्मा की ममतामयी स्पर्श को महसूस करते हुए। यह लेप उन महंगी दवाओं से कहीं ज्यादा असरदार था जो उसे शहर के अस्पतालों में मिलती। बाहर रात का अंधेरा और गहरा हो गया था, लेकिन विक्रम के दिमाग में एक नई सुबह की योजना तैयार हो रही थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह ठाकुर के घर वापस जाएगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं और न ही निवेदन लेकर। अगली बार वह आएगा तो उसके साथ न्याय का हथौड़ा होगा। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा, जहां दूर ठाकुर की हवेली की रोशनी दिखाई दे रही थी। वहां जश्न मनाया जा रहा था। वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, यह नहीं जानते थे कि यह उनकी आखिरी रात है। विक्रम ने मन ही मन अपनी टीम की पोजीशन की गणना की। शहर से आने वाली स्पेशल फोर्स को पहुंचने में अभी कुछ घंटे लगेंगे। उसे सुबह तक का इंतजार करना था। यह रात सबसे लंबी होने वाली थी, लेकिन यह अत्याचार की भी आखिरी रात थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उस पल की कल्पना की जब वह अपनी वर्दी में उस दरवाजे से दोबारा प्रवेश करेगा। रत्नागिरी की रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। गांव सो रहा था, लेकिन यह नींद सुकून की नहीं बल्कि डर की थी। विक्रम सिंह झोपड़ी के बाहर चबूतरे पर बैठा था। उसकी निगाहें अंधेरे में
कहीं गड़ी हुई थीं। सावित्री देवी अंदर सो रही थीं। उनकी सांसों की हल्की आवाज बाहर तक आ रही थी। विक्रम ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। रात के 2 बज रहे थे। यह वह समय था जब दुनिया सबसे ज्यादा गाफिल होती है और अपराधी सबसे ज्यादा बेखौफ। उसके शरीर पर पड़ी चोटें अभी भी टीस मार रही थीं, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा था। उसने धीरे से उठकर अपनी जेब से एक छोटा सा काला उपकरण निकाला। यह एक उच्च तकनीक वाला वॉयस रिकॉर्डर था, जिसे उसने अपनी बेल्ट में छिपा रखा था। उसने रिकॉर्डर का बटन दबाया और कल की पूरी घटना को फिर से सुना। ठाकुर की धमकियां, इंस्पेक्टर पांडे की मिलीभगत और जमीन हड़पने की साजिश, सब कुछ इसमें कैद था। लेकिन विक्रम जानता था कि यह काफी नहीं है। एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी के रूप में वह जानता था कि कोर्ट में केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग अक्सर खारिज कर दी जाती है। उसे ठोस सबूत चाहिए थे, दस्तावेज, तस्वीरें और गवाह। उसे यह साबित करना था कि यह केवल एक जमीनी विवाद नहीं है, बल्कि एक संगठित अपराध सिंडिकेट है जो पूरे जिले को खोखला कर रहा है। उसने अपनी काली शर्ट पहनी, जो रात के अंधेरे में उसे अदृश्य बना देती थी, और बिना कोई आवाज किए झोपड़ी से निकल गया। उसका पहला गंतव्य गांव का पुलिस थाना था। वह थाने की पिछली दीवार के पास पहुंचा, जहां कंटीले तार टूटे हुए थे। उसने एक छाया की तरह दीवार फांदी और थाने के परिसर में दाखिल हो गया। संतरी गेट पर कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। उसकी राइफल दीवार से टिकी थी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और दबे पान इंस्पेक्टर पांडे के केबिन की खिड़की की ओर बढ़ा। अंदर पीली रोशनी जल रही थी और पंखे की घरघराहट सुनाई दे रही थी। उसने खिड़की की दरार से अंदर झांका। पांडे अपनी कुर्सी पर पैर रखकर बैठा था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके सामने टेबल पर व्हिस्की की बोतल और कुछ फाइलें पड़ी थीं। विक्रम ने अपना डायरेक्शनल माइक्रोफोन निकाला और उसे कांच की खिड़की से सटा दिया। पांडे की आवाज साफ सुनाई देने लगी। अरे ठाकुर साहब, आप चिंता क्यों करते हैं? वह शहर का छोकरा कल तक भाग जाएगा। मैंने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है। पांडे हंसते पांडे हंसते पांडे हंसते कि वही हम हुए कह रहा था। हां, वह जमीन के कागजात मैंने आपके मुनीम को भिजवा दिए हैं। रिकॉर्ड रूम में आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने असली फाइल ही गायब कर दी है। विक्रम के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। यह सबूत सोने की खान जैसा था। एक पुलिस अधिकारी द्वारा सरकारी रिकॉर्ड गायब करने की स्वीकारोक्ति उसे लंबे समय के लिए जेल भेजने के लिए काफी थी। लेकिन विक्रम का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे ठाकुर के अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचना था। उसने सुना था कि ठाकुर का पुराना फार्म हाउस, जो नदी के किनारे था, संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र है। विक्रम थाने से निकलकर खेतों के रास्ते नदी की ओर बढ़ा। रात के अंधेरे में सरकते हुए सांप और कीड़ों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। लगभग 20 मिनट की तेज चाल के बाद उसे फार्म हाउस की बाउंड्री वॉल दिखाई दी। वहां पहरा सख्त था। 2 हथियारबंद गार्ड गेट पर थे और एक गार्ड छत पर टहल रहा था। यह सुरक्षा किसी साधारण गोदाम के लिए बहुत ज्यादा थी। विक्रम ने अपनी जेब से एक नाइट विजन मोनोकुलर निकाला। हरे रंग की स्क्रीन पर उसने देखा कि ट्रक से कुछ बॉक्स उतारे जा रहे थे। बक्सों पर सरकारी राशन की मुहर लगी थी, लेकिन उन्हें खोलकर उनमें से अनाज निकालकर दूसरी बोरियों में भरा जा रहा था। इसके अलावा कुछ लकड़ी के क्रेट्स भी थे, जिन्हें बहुत सावधानी से रखा जा रहा था। विक्रम ने अंदाजा लगाया कि उनमें अवैध शराब या हथियार हो सकते हैं। यह पीडीएस जन वितरण प्रणाली घोटाला और तस्करी का एक बड़ा रैकेट था। ठाकुर केवल जमींदार नहीं, बल्कि राज्य के खजाने को लूटने वाला माफिया था। विक्रम ने अपनी मिनी कैमरे से जूम करके तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। अचानक एक गार्ड की नजर उस झाड़ी की तरफ गई जहां विक्रम छिपा था। वहां कौन है? गार्ड चिल्लाया और अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई। विक्रम ने तुरंत अपनी सांस रोक ली और जमीन से चिपक गया। रोशनी उसके सिर के ऊपर से निकल गई। गार्ड ने अपनी राइफल लोड की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा।
विक्रम की मांसपेशियों में तनाव आ गया। अगर वह पकड़ा गया तो उसका मिशन विफल हो जाएगा और अम्मा की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने अपने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और उसे दूसरी दिशा में फेंक दिया। पत्थर की आवाज ने गार्ड का ध्यान भटका दिया। गार्ड आवाज की दिशा में भागा, यह सोचते हुए कि कोई जानवर है। विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाया और छाया का इस्तेमाल करते हुए वहां से निकल गया। उसने पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए थे। अब उसे अपनी टीम को एक्टिवेट करना था। वह गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर पहुंचा, जहां मोबाइल नेटवर्क थोड़ा बेहतर था। उसने अपना सैटेलाइट फोन निकाला और एक सुरक्षित लाइन पर कॉल किया। कोड रेड, ऑपरेशन रत्नागिरी, मैं विक्टर 1 बोल रहा हूं, उसने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, यस सर, हम स्टैंड बाय पर हैं, आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही है। विक्रम ने निर्देश देना शुरू किया। मुझे सुबह 5 बजे गांव की घेराबंदी चाहिए। 2 टीमें तैयार करो। अल्फा टीम मेरे साथ ठाकुर की हवेली पर रेड करेगी। ब्रावो टीम गोदाम और थाने को कवर करेगी। और ध्यान रहे, मुझे कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं चाहिए। ठाकुर के पास करीब 20 हथियारबंद गुंडे हैं। लोकल पुलिस पर भरोसा मत करना, वे मिले हुए हैं। उसने अपनी टीम को इंस्पेक्टर पांडे और ठाकुर की लोकेशन भेजी। सर, क्या हमें स्थानीय डीएम को सूचित करना है? दूसरी तरफ से पूछा गया। नहीं, विक्रम ने सख्ती से कहा, सिस्टम में लीकेज हो सकती है। हम सीधे कार्रवाई करेंगे। मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं। फोन रखने के बाद विक्रम ने राहत की सांस ली। अब बस कुछ घंटों का इंतजार था। उसने पूर्व दिशा की ओर देखा, जहां अभी भी गहरा अंधेरा था। उसे पता था कि आने वाला सूरज रत्नागिरी के लिए आजादी लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले एक तूफान आने वाला था। वह वापस झोपड़ी की ओर लौटा। उसे सुबह होने से पहले वहां पहुंचना था ताकि किसी को शक न हो कि वह रात भर गायब था। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अम्मा जाग चुकी थीं और लालटेन जलाकर बैठी थीं। विक्रम का दिल धक से रह गया। क्या उन्हें पता चल गया? वह अंदर दाखिल हुआ, अपने चेहरे पर एक सामान्य भाव लाने की कोशिश करते हुए। अम्मा, आप इतनी जल्दी उठ गईं? उसने पूछा। सावित्री देवी ने उसे देखा, उनकी आंखों में चिंता थी। बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बुरे सपने आ रहे थे कि वे तुम्हें ले गए, उन्होंने कहा। विक्रम उनके पास गया और उनके पैर छुए। सपने सच नहीं होते अम्मा। आज का दिन बहुत खास है। आज आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, उसने उन्हें आश्वस्त किया। उसने अपनी जेब से वह फटा हुआ कर्ज का कागज निकाला जिसे ठाकुर ने फेंका था और उसे लालटेन की लौ में जला दिया। अम्मा ने उसे आश्चर्य से देखा। यह क्या कर रहे हो बेटा? उन्होंने पूछा। पुराने हिसाब खत्म कर रहा हूं अम्मा, ताकि नए सिरे से शुरुआत हो सके, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। राख जमीन पर गिर गई। यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। विक्रम जानता था कि ठाकुर और उसके गुंडे आज सुबह फिर आएंगे। अपनी दी हुई समय सीमा खत्म होने पर वे उम्मीद करेंगे कि विक्रम और अम्मा डर के मारे भाग गए होंगे या गिड़गिड़ा रहे होंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वे एक जाल में कदम रखने वाले हैं। विक्रम ने अपने ब्रीफकेस के नीचे छिपी अपनी सर्विस रिवॉल्वर को चेक किया। उसमें 6 गोलियां थीं और हर गोली का एक नाम था। सुबह के 4 बज चुके थे। गांव के मुर्गे बांग देने लगे थे। विक्रम ने झोपड़ी के पीछे जाकर अपने कपड़े बदले। उसने वह फटी हुई शर्ट उतार दी और अपनी जीप की पिछली सीट के नीचे छिपाई हुई अपनी खाकी वर्दी निकाली। हालांकि वह पूरी वर्दी नहीं पहन सकता था, क्योंकि इससे सरप्राइज खत्म हो जाता, लेकिन उसने अपनी बेल्ट, होल्स्टर और बैज पहन लिया और उसके ऊपर एक ढीला कुर्ता डाल लिया। यह उसका कवच था। जब समय आएगा तो वह कुर्ता उतार फेंकेगा और दुनिया देखेगी कि असली ताकत किसके पास है। वह एक आईपीएस अधिकारी था और आज वह अपनी शपथ को पूरा करने जा रहा था। उसने झोपड़ी के चारों ओर एक त्वरित सुरक्षा जांच की।
उसने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग अभी भी दूर से झोपड़ी पर नजर रखे हुए थे। वे ठाकुर के खबरी थे। विक्रम ने उन्हें अनदेखा किया। उन्हें देखने दो, उन्हें लगने दो कि सब कुछ सामान्य है। उसने अम्मा से कहा कि वे घर के अंदर ही रहें और दरवाजा बंद कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर शोर सुनाई दे तो भी बाहर मत आना, उसने चेतावनी दी। अम्मा ने डरते हुए सिर हिलाया। वे नहीं जानती थीं कि उनका यह बेटा असल में कौन है, लेकिन उन्हें उस पर एक अटूट विश्वास था जो खून के रिश्तों से भी गहरा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 4:45 एम। दूर सड़क पर गाड़ियों की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। ये उसकी टीम नहीं थी, यह ठाकुर के आदमी थे। वे समय से पहले आ रहे थे, शायद सोते हुए ही हमला करने की योजना थी। विक्रम की इंद्रियां सतर्क हो गईं। उसने अपने फोन पर जीपीएस ट्रैकर देखा। उसकी टीम के वाहन गांव के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे और वे सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। विक्रम ने एक गहरा सांस लिया। खेल शुरू होने वाला था। उसने मन ही मन भगवान को याद किया, न कि अपनी जान के लिए, बल्कि उस न्याय के लिए जिसे वह स्थापित करने वाला था। विक्रम बाहर आंगन में आकर खड़ा हो गया। सुबह की धुंध में आकृतियां स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन हथियारों की खनखनाहट साफ सुनी जा सकती थी। शेरा अपनी पूरी गैंग के साथ आ रहा था और इस बार उनके इरादे केवल डराने के नहीं थे। उनके हाथों में मशालें थीं। वे झोपड़ी को जलाने आ रहे थे। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसका खून खौल रहा था, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। एक गलती पूरे ऑपरेशन को बर्बाद कर सकती थी। उसे उन्हें रेंज में आने देना था। उसे उन्हें पहला वार करने देना था, ताकि उसका सेल्फ डिफेंस कानूनी तौर पर जायज हो। ओ परदेसी, बाहर निकल, शेरा की आवाज गूंजी। तेरा वक्त खत्म हो गया है। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। शेरा और उसके आदमी बाड़ तोड़कर आंगन में घुस आए। लगता है डर के मारे गूंगा हो गया है, एक गुंडे ने हंसते हुए कहा। शेरा ने अपनी मशाल को झोपड़ी की फूस की छत की ओर बढ़ाया। इस बुढ़िया के साथ ही इसे भी जला दो, उसने आदेश दिया। यह वह क्षण था जिसका विक्रम इंतजार कर रहा था। अब और कोई नाटक नहीं, कोई दया नहीं। विक्रम ने अपनी जेब से फोन निकाला और केवल एक बटन दबाया। यह उसकी टीम के लिए गो सिग्नल था। उसी क्षण उसने बिजली की गति से हरकत की। उसने अपनी कमर से रिवॉल्वर निकाली और शेरा के हाथ पर निशाना साधा। बैंग, गोली की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। शेरा के हाथ से मशाल गिर गई और वह दर्द से चिल्लाया। गुंडे सन्न रह गए। उन्होंने एक निहत्थे शहरी बाबू को हथियार निकालते हुए देखने की उम्मीद नहीं की थी। अपनी जगह पर रुक जाओ, विक्रम की आवाज अब किसी याचक की नहीं, बल्कि एक शेर की दहाड़ थी। कानून अब जाग चुका है। गोली की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी और शेरा दर्द से कराह रहा था। उसका हाथ खून से सना हुआ था। विक्रम सिंह अपनी जगह पर किसी चट्टान की तरह अडिग खड़ा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, जिससे अभी भी हल्का धुआं निकल रहा था। वहां मौजूद गुंडों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण दिखने वाला शहरी बाबू उन पर गोली चला देगा। सन्नाटा इतना गहरा था कि शेरा की सिसकियां और दूर किसी पक्षी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम की आंखों में अब वह नरमी नहीं थी जो कल तक दिख रही थी, बल्कि एक ठंडी और गणनात्मक क्रूरता थी जो केवल एक प्रशिक्षित शिकारी में होती है। ठाकुर भैरव सिंह, जो अब तक अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, इस अचानक हुए हमले से सन्न रह गया। उसका अहंकार उसे यह मानने की इजाजत नहीं दे रहा था कि कोई उसे चुनौती दे सकता है, वह भी उसके अपने इलाके में। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और माथे की नसें तन गईं। उसने अपनी महंगी जैकेट के बटन खोले और गुस्से में चिल्लाया, तुम सब क्या मुंह देख रहे हो? यह केवल एक आदमी है और तुम सब दर्जनों हो। मार डालो इसे। आज इसकी लाश को कुत्तों को खिलाया जाएगा। ठाकुर का आदेश मिलते ही उसके आदमियों का डर खत्म हो गया और उनकी जगह वफादारी और खून की प्यास ने ले ली।
भीड़ एक साथ विक्रम की ओर दौड़ी जैसे मधुमक्खियों का झुंड अपने छत्ते की रक्षा के लिए हमला करता है। उनके हाथों में लाठियां, तलवारें और लोहे की चेन थी। विक्रम जानता था कि उसके पास गोलियां कम हैं और दुश्मन ज्यादा, इसलिए उसने अपनी रिवॉल्वर को वापस होल्स्टर में रखा और एक रक्षात्मक मुद्रा अपनाई। उसने पास ही पड़ी एक मजबूत बांस की लाठी उठा ली, जो शायद झोपड़ी की मरम्मत के लिए रखी गई थी। जैसे ही पहला हमलावर उसके पास पहुंचा, विक्रम ने बिजली की गति से लाठी घुमाई और उसके घुटनों पर वार किया। हड्डी टूटने की आवाज आई और वह आदमी वहीं ढेर हो गया। विक्रम की हरकतें किसी साधारण लड़ाई जैसी नहीं थीं। वे नपी, तुली और घातक थीं। वह हर हमले को पहले ही भांप लेता था और अपनी ऊर्जा बर्बाद किए बिना उन्हें नाकाम कर देता था। एक गुंडे ने पीछे से तलवार से वार करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने झुककर खुद को बचाया और अपनी कोहनी से उसकी पसलियों पर प्रहार किया। वह गुंडा सांस लेने के लिए तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम एक नर्तक की तरह भीड़ के बीच घूम रहा था, हर कदम के साथ एक दुश्मन को गिरा रहा था। धूल और शोर के बीच वह अकेला योद्धा पूरी फौज पर भारी पड़ रहा था। झोपड़ी के अंदर सावित्री देवी दरवाजे की दरार से यह सब देख रही थीं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वे अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर रही थीं। उन्होंने उस लड़के को 20 साल पहले मरणासन्न हालत में देखा था, लेकिन आज वह साक्षात काल बनकर उनके आंगन में खड़ा था। वे समझ नहीं पा रही थीं कि जिस लड़के को उन्होंने दूध और चावल खिलाया था, उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। हर बार जब कोई हथियार विक्रम के करीब आता, उनकी सांस अटक जाती, लेकिन विक्रम किसी चमत्कार की तरह हर बार बच निकलता और पलटवार करता। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, डर के नहीं बल्कि एक अजीब से गर्व और चिंता के। ठाकुर भैरव सिंह का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने देखा कि उसके बेहतरीन आदमी मिट्टी में मिल रहे हैं। यह उसकी प्रतिष्ठा पर एक बड़ा धब्बा था। उसने इंस्पेक्टर पांडे की ओर देखा, जो जीप के पीछे छिपा हुआ था। पांडे, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अपनी वर्दी का तमाशा मत बनाओ, गोली मारो इसे, ठाकुर ने आदेश दिया। इंस्पेक्टर पांडे कांपते हाथों से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल रहा था। वह जानता था कि यह गैरकानूनी है, लेकिन ठाकुर का डर कानून के डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने विक्रम पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे साफ निशाना नहीं मिल रहा था। विक्रम ने देख लिया था कि पांडे अपनी बंदूक निकाल रहा है। उसने तुरंत रणनीति बदली। उसने अपने सामने खड़े एक गुंडे को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और उसे धक्का देते हुए भीड़ को तीतर बीतर कर दिया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से पांडे की ओर फेंका। पत्थर सीधे पांडे के हाथ पर लगा और उसकी रिवॉल्वर छूटकर दूर जा गिरी। पांडे दर्द से चिल्लाया और अपना हाथ पकड़कर बैठ गया। विक्रम ने एक पल के लिए भी अपनी एकाग्रता नहीं खोई। वह जानता था कि यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी और उसे हर सेकंड चौकन्ना रहना होगा। तभी शेरा ने अपनी चोट की परवाह किए बिना अपने दूसरे हाथ से एक बड़ा चाकू उठाया और विक्रम पर झपटा। वह पागल हो चुका था और किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता था। विक्रम की पीठ शेरा की तरफ थी और वह 2 अन्य गुंडों से लड़ रहा था। ऐसा लगा कि इस बार शेरा की इस पर भा और विक्रम पर की शेरा कामयाब हो जाएगा। लेकिन विक्रम की छठी इंद्रिय ने उसे खतरे का संकेत दे दिया। ऐन वक्त पर विक्रम ने घूमा और शेरा की कलाई पकड़ ली। उसने शेरा की ही गति का इस्तेमाल करते हुए उसे हवा में उठाया और जमीन पर पटक दिया। धूल का एक बड़ा गुब्बार उठा और शेरा बेहोश हो गया। ठाकुर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपनी एसयूवी के डैशबोर्ड से अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक निकाली। हट जाओ सब, वह चिल्लाया। उसके आदमी डरकर पीछे हट गए, जिससे विक्रम और ठाकुर के बीच का मैदान खाली हो गया। ठाकुर ने बंदूक की नाल सीधे विक्रम की छाती पर तान दी। बहुत खेल लिया तूने छोकरे। अब खेल खत्म। ठाकुर की आंखों में वहशीपन था।
विक्रम हांफ रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था और शर्ट पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही आग थी। उसने अपने हाथ ऊपर नहीं किए, बल्कि स्थिर खड़ा रहा। गोली चलाने से पहले सोच लेना, ठाकुर विक्रम ने भारी आवाज में चेतावनी दी। अगर तुमने वह ट्रिगर दबाया तो तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें जेल की चक्की पीसेंगी। कानून अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। ठाकुर हंसा, एक उन्मादी हंसी। कानून मैं ही कानून हूं यहां, और यहां कोई गवाह नहीं बचेगा। मैं तुझे मारकर कह दूंगा कि तू एक डकैत था जो मेरे घर में घुस आया था। ठाकुर की उंगली ट्रिगर पर कसने लगी। यह मौत और जिंदगी के बीच का फैसला था। विक्रम अपनी मांसपेशियों को कस रहा था, आखिरी छलांग लगाने के लिए तैयार। उसी क्षण एक तेज सायरन की आवाज ने पूरे वातावरण को चीर दिया। यह किसी एक गाड़ी का सायरन नहीं था, बल्कि कई गाड़ियों का सामूहिक शोर था जो तेजी से पास आ रहा था। ठाकुर का ध्यान भटक गया। उसने गांव के मुख्य रास्ते की ओर देखा। धूल के बादलों के बीच से, यह सायरन को कहीं धूल के बादलों के बीच से नीली और लाल बत्तियां चमक रही थीं। पुलिस की गाड़ियों का एक बड़ा काफिला, जिसके साथ अर्धसैनिक बल के ट्रक भी थे, गांव में दाखिल हो रहा था। आसमान में एक हेलीकॉप्टर के पंखों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देने लगी। यह वह बैकअप था जिसका विक्रम इंतजार कर रहा था। ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पुलिस की इतनी बड़ी फौज उसके छोटे से गांव में आ जाएगी। इंस्पेक्टर पांडे, जो अब तक दर्द से कराह रहा था, पुलिस के काफिले को देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करने लगा। ठाकुर के गुंडे भी घबरा गए और इधर उधर भागने लगे, लेकिन विक्रम ने मौका नहीं गंवाया। उसने दौड़कर ठाकुर की बंदूक की नाल पकड़ ली और एक जोरदार झटके से उसे छीन लिया। उसने बंदूक को दूर फेंक दिया और ठाकुर के कॉलर को पकड़कर उसे अपने चेहरे के करीब खींच लिया। मैंने कहा था ना ठाकुर साहब, विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तुम्हारा राज अब खत्म हो चुका है। ठाकुर अभी भी सदमे में था। तुम कौन हो? वह हकलाया। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह कोई साधारण आदमी नहीं था। विक्रम ने उसे धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैं वह तूफान हूं जिसे तुमने खुद बुलाया है, विक्रम ने जवाब दिया। उसने अपनी जेब से अपना असली आईडी कार्ड निकाला, लेकिन अभी उसे दिखाया नहीं। वह अपने अधिकारियों के आने का इंतजार कर रहा था। गाड़ियां झोपड़ी के चारों ओर आकर रुकीं। वर्दीधारी जवान तेजी से ट्रकों से कूदे और उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। हथियार नीचे डालो, सरेंडर कर, 2 मेगाफोन पर आवाज गूंजी। ठाकुर के गुंडे, जो कुछ देर पहले शेरों की तरह दहाड़ रहे थे, अब चूहों की तरह अपने हथियार फेंककर जमीन पर लेट गए। इंस्पेक्टर पांडे को भागते हुए पकड़ लिया गया और उसे हथकड़ी लगा दी गई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपनी लाठी नीचे गिरा दी। उसका शरीर अब थकान महसूस कर रहा था, लेकिन उसका मिशन पूरा होने की कगार पर था। एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसकी वर्दी पर अशोक स्तंभ और सितारे चमक रहे थे, जीप से उतरा और सीधा विक्रम की ओर आया। उसने विक्रम को देखते ही सैल्यूट किया। सर, स्क्वाड लीडर राठौर रिपोर्टिंग। हमें देर होने के लिए खेद है, अधिकारी ने कड़क आवाज में कहा। ये दृश्य देखकर ठाकुर और उसके बचे हुए साथियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बड़ा पुलिस अधिकारी इस फटेहाल और घायल आदमी को सैल्यूट कर रहा था। ठाकुर को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। सावित्री देवी, जो अब दरवाजे पर आ गई थी, यह सब देखकर हैरान थीं। विक्रम ने सैल्यूट का जवाब दिया और अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर अपना चेहरा साफ किया। सही समय पर आए हो राठौर, स्थिति नियंत्रण में है, उसने शांत स्वर में कहा। फिर वह मुड़ा और ठाकुर भैरव सिंह की ओर बढ़ा, जो अब मिट्टी में बैठा कांप रहा था। विक्रम ने राठौर से कहा, इन्हें गिरफ्तार करो। इन पर हत्या के प्रयास, अवैध कब्जा, सरकारी संपत्ति की चोरी और पुलिस पर हमला करने के आरोप हैं।
राठौर ने इशारा किया और दो हट्टे कट्टे जवानों ने ठाकुर को उठा लिया और उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। ठाकुर चिल्ला रहा था, यह झूठ है, मैं निर्दोष हूं, मैं मंत्री जी को फोन करूंगा। लेकिन उसकी धमकियों का अब कोई असर नहीं हो रहा था। विक्रम उसके पास गया और उसकी आंखों में देखा। तुम जिसे चाहे फोन कर लो ठाकुर, लेकिन याद रखना, अब तुम मेरे हिरासत में हो और मेरी हिरासत से सिफारिश नहीं, सिर्फ सजा मिलती है। विक्रम ने कहा। उसने ठाकुर की उस आलीशान जैकेट को देखा जो अब धूल से सनी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसका झूठा सम्मान। विक्रम ने अम्मा की ओर देखा और उन्हें आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। भीड़ छंटने लगी थी और गांव वाले जो अब तक डरे हुए थे धीरे धीरे बाहर आने लगे। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस ठाकुर का नाम लेने से भी वे डरते थे, उसे आज हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा था। और यह चमत्कार उस लड़के ने किया था जिसे वे परदेसी समझ रहे थे। सावित्री देवी दौड़कर विक्रम के पास आईं और उसके जख्मों को देखने लगीं। बेटा, तुम्हें बहुत चोट लगी है, उन्होंने रोते हुए कहा। विक्रम ने उनका हाथ पकड़ा। यह छोटे मेरे लिए मेडल है अम्मा, आज मैंने अपना कर्ज चुकाने की पहली किस्त अदा कर दी है, उसने भावुक होकर कहा। राठौर ने विक्रम को एक नई वर्दी और नेम प्लेट दी जो वह अपने साथ लाया था। सर, आपकी वर्दी, उसने सम्मान के साथ कहा। विक्रम ने उसे लिया और झोपड़ी के अंदर चला गया। बाहर ठाकुर और उसके गुंडों को गाड़ियों में भरा जा रहा था। इंस्पेक्टर पांडे गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसे भी कैदी वैन में ठूंस दिया गया। विक्रम जब कुछ मिनटों बाद बाहर निकला तो वह नजारा बदल चुका था। अब वह फटेहाल मुसाफिर नहीं था, वह खाकी वर्दी में सजा एक आईपीएस अधिकारी था, जिसके कंधों पर इप्स का बैज चमक रहा था और सीने पर नाम लिखा था, विक्रम सिंह। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था और उसकी सुनहरी किरणें उस झोपड़ी के आंगन को नहला रही थीं। दरवाजा खुला और विक्रम सिंह बाहर आया, लेकिन यह वह विक्रम नहीं था जिसे वे अब तक जानते थे। उसके शरीर पर अब फटी हुई शर्ट नहीं, बल्कि खाकी वर्दी थी। उसके कंधों पर लगे अशोक स्तंभ और आईपीएस के सितारे धूप में चमक रहे थे। उसके सिर पर पुलिस की टोपी थी और कमर पर सर्विस रिवॉल्वर बंधी हुई थी। उसकी चाल में एक शेर जैसा आत्मविश्वास था। पूरे माहौल में एक सन्नाटा छा गया, जैसे समय खुद इस बदलाव को देखकर रुक गया हो। गांव वाले जो अब तक अपने घरों की ओट से देख रहे थे, अब खुले में आ गए थे। उनकी आंखों में अविश्वास और श्रद्धा का मिश्रण था। जिस आदमी को उन्होंने कल एक साधारण मुसाफिर समझा था, वह असल में एक उच्च पुलिस अधिकारी था। पुलिस के जवान जो पहले से वहां मौजूद थे ने एक साथ या बजाकर उसे सलामी दी। जूतों की खड़खड़ाहट से पूरा गांव गूंज उठा। यह सम्मान केवल उस वर्दी का नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का था जिसने अकेले ही अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया था। ठाकुर भैरव सिंह, जो अब हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, कि आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने अपने जीवन में कई पुलिस वालों को खरीदा था, लेकिन आज उसके सामने एक ऐसा अधिकारी खड़ा था जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने शेर को ललकारा था, यह जाने बिना कि वह शेर जंगल का राजा है। उसका सारा अहंकार, सारी हेकड़ी उस वर्दी की चमक के सामने धूल में मिल गई थी। विक्रम धीरे धीरे चलकर ठाकुर के पास पहुंचा। उसके काले जूतों की आवाज ठाकुर के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। विक्रम ने अपनी काली चश्मा उतारी और ठाकुर की आंखों में सीधे देखा। ठाकुर साहब, विक्रम ने अपनी गंभीर और भारी आवाज में कहा, तुम पूछ रहे थे ना कि कानून क्या है? तो देखो, मैं हूं कानून, और आज यह कानून तुम्हारे घर तक आया है, बिका नहीं है। ठाकुर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, वह बस कांप रहा था, जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी गलती पर पकड़ा गया हो। इंस्पेक्टर पांडे, जो अब सिपाहियों की हिरासत में था, नजरें चुरा रहा था। विक्रम उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में पांडे के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, केवल घृणा थी। पांडे, विक्रम ने कड़े शब्दों में कहा,
तुमने इस वर्दी को पहनकर इसकी गरिमा को बेचा है। एक रक्षक होकर तुम भक्षक बन गए। विक्रम ने पास खड़े एक वरिष्ठ अधिकारी को इशारा किया। अधिकारी ने आगे बढ़कर पांडे के कंधों से सितारे नोच लिए और उसकी बेल्ट उतार ली। यह एक पुलिस वाले के लिए मौत से भी बदतर सजा थी, सार्वजनिक अपमान और वर्दी का त्याग। विक्रम ने फिर भीड़ की ओर देखा और ऊंची आवाज में घोषणा की, रत्नागिरी के निवासियों, आज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठाकुर भैरव सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार किया जाता है। उन पर हत्या के प्रयास, जमीन हड़पने, अवैध वसूली और सरकारी राशन की चोरी के आरोप हैं। मैंने कल रात ही सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे और उन्हें मुख्यालय भेज दिया था। भीड़ में एक लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जिस राक्षस का राज दशकों से चल रहा था वह एक पल में खत्म हो गया। सावित्री देवी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थीं, उनके हाथ जुड़े हुए थे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। यह खुशी के आंसू थे। जिस बेटे को उन्होंने 20 साल पहले बचाया था, आज वह एक मसीहा बनकर लौटा था। विक्रम उनके पास गया और सबसे पहले उनके चरण स्पर्श किए। उसने अपनी टोपी उतारकर उन्हें सम्मान दिया। यह दृश्य देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। एक इतना बड़ा अफसर एक गरीब बुढ़िया के पैरों में झुका हुआ था। यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि संस्कारों और कृतज्ञता का भी प्रमाण था। ठाकुर ने एक आखिरी कोशिश की। वह चिल्लाया, यह सब झूठ है, मेरे पास राजनीतिक पहुंच है, मैं तुम सबको देख लूंगा। विक्रम वापस घूमा और ठाकुर के करीब गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी राजनीति जेल की सलाखों के पीछे काम नहीं आएगी ठाकुर। और रही बात देखने की, तो अब तुम पूरी जिंदगी केवल जेल की दीवारें देखोगे। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और उन गरीबों को वापस दी जाएगी जिनसे तुमने इसे छीना था। विक्रम के शब्दों ने ठाकुर की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। विक्रम ने स्क्वाड लीडर राठौर को आदेश दिया, इन्हें ले जाओ और सुनिश्चित करो कि इनकी मेडिकल जांच हो और सारे घाव दर्ज किए जाएं। हम कानून के रखवाले हैं, गुंडे नहीं। राठौर ने यस सर कहा और अपने जवानों को इशारा किया। पुलिस वाले ठाकुर और उसके गुंडों को घसीटते हुए गाड़ियों की तरफ ले गए। गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे और कुछ बुजुर्गों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। यह केवल एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह रत्नागिरी के लिए आजादी का दिन था। अन्याय के काले बादल छन चुके थे और न्याय का सूरज चमक रहा था। जैसे ही पुलिस का काफिला धूल उड़ाता हुआ गांव से बाहर निकला, माहौल एकदम बदल गया। हवा में एक नई ताजगी थी। लोग जो अब तक डरे हुए थे, अब विक्रम के पास आ रहे थे। उसके हाथ चूमना चाहते थे, उसे धन्यवाद देना चाहते थे। विक्रम ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। उसने कहा, यह जीत मेरी नहीं, आप सबकी है। अगर आप लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते तो यह दिन बहुत पहले आ जाता। उसने उन्हें समझाया कि कानून उनकी मदद के लिए है, लेकिन हिम्मत उन्हें खुद करनी होगी। विक्रम ने देखा कि उसकी टीम के कुछ सदस्य ठाकुर के गोदाम से बरामद किए गए अनाज के बोरे गांव के स्कूल की तरफ ले जा रहे थे। उसने जिला मजिस्ट्रेट को पहले ही सूचित कर दिया था कि जब्त किया गया राशन तुरंत गरीबों में बांट दिया जाए। यह उसका तरीका था, न्याय करने का, त्वरित और प्रभावी। सावित्री देवी गर्व से अपने बेटे को देख रही थी। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके 2 कटोरी चावल का कर्ज ब्याज सहित ऐसे चुकाया जाएगा। दोपहर तक गांव में एक उत्सव जैसा माहौल बन गया। औरतें मंगल गीत गा रही थीं और बच्चे पुलिस की जीप के चारों ओर खेल रहे थे। विक्रम ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे गांव में एक अस्थायी चौकी स्थापित करें ताकि ठाकुर के बचे खुचे गुंडे कोई गड़बड़ न कर सकें। उसने सुनिश्चित किया कि सावित्री देवी की सुरक्षा के लिए 2 सशस्त्र गार्ड तैनात किए जाएं। वह नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद कोई भी अम्मा को परेशान करने की जुर्रत करे। उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। एक आखिरी अध्याय बाकी था।
अब जब शोर थोड़ा कम हो गया था, विक्रम ने राहत की सांस ली। उसने अपनी वर्दी की कॉलर ठीक की और उस पुरानी झोपड़ी की ओर देखा। यह झोपड़ी अब केवल मिट्टी और फूस का ढेर नहीं थी, बल्कि यह न्याय का मंदिर बन चुकी थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मिशन की सफलता की रिपोर्ट दी। ऑपरेशन रत्नागिरी सफल रहा सर। मुख्य आरोपी हिरासत में है, उसने रिपोर्ट किया। लेकिन उसके दिल में असली सुकून रिपोर्ट देने से नहीं, बल्कि अम्मा की मुस्कान देखकर मिल रहा था। सूरज ढलने लगा था, लेकिन इस बार अंधेरा डरावना नहीं था। विक्रम ने अम्मा से कहा, अम्मा, आज रात हम सुकून से सोएंगे। कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। उसने तय किया कि वह एक दिन और रुकेगा। उसे अम्मा के भविष्य को सुरक्षित करना था। उसे उस वादे को पूरा करना था जो उसने अपने आप से किया था, कि वह न केवल उन्हें बचाएगा, बल्कि उन्हें एक ऐसा जीवन देगा जिसकी वे हकदार हैं। यह कहानी केवल एक पुलिस वाले की नहीं थी, यह एक बेटे की घर वापसी की कहानी थी। रत्नागिरी में अगली सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई थी। सूरज की किरणें आज कुछ ज्यादा ही उज्जवल लग रही थीं, जैसे प्रकृति भी बुराई के अंत का जश्न मना रही हो। गांव की हवा में अब वह डर और तनाव नहीं था जो पिछले कई दशकों से वहां जमा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट, जो पहले खामोशी में दब जाती थी, आज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। विक्रम सिंह अपनी पूरी वर्दी में झोपड़ी के बाहर एक चारपाई पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, वह शांति जो एक लंबा और कठिन युद्ध जीतने के बाद मिलती है। सावित्री देवी उसके पास बैठी थीं, उनकी आंखों में अब भी अविश्वास और खुशी के आंसू थे। वे बार बार विक्रम के सिर पर हाथ फेर रही थीं, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहती हों कि यह सब कोई सपना नहीं है। थोड़ी ही देर में गांव के सरपंच और जिला मजिस्ट्रेट डीएम की गाड़ी वहां आ पहुंची। विक्रम ने उन्हें रात में ही सूचित कर दिया था कि कानूनी कार्यवाही तुरंत पूरी की जाए। डीएम साहब, जो एक युवा और ईमानदार अधिकारी थे, ने विक्रम को सैल्यूट किया और एक सरकारी फाइल उनके सामने रखी। विक्रम ने फाइल खोली और उसमें रखे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। ये दस्तावेज उस जमीन के असली पट्टे थे जिस पर ठाकुर ने अवैध कब्जा कर रखा था। विक्रम ने वह फाइल उठाई और घुटनों के बल बैठकर सावित्री देवी के हाथों में सौंप दी। अम्मा, यह आपकी जमीन है। अब दुनिया की कोई ताकत, कोई ठाकुर या कोई भी गुंडा इसे आपसे नहीं छीन सकता। यह कानूनन अब आपकी है, विक्रम ने भावुक होकर कहा। सावित्री देवी के कांपते हाथों ने फाइल थाम ली। उनकी आंखों से अविरल धारा बह निकली। यह जमीन उनके लिए केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी, यह उनके पूर्वजों की निशानी और उनके अस्तित्व का प्रमाण थी। बेटा, तुमने मुझे मेरा खोया हुआ सम्मान वापस दिला दिया। मैं तुम्हारा यह उपकार कैसे चुकाऊंगी? उन्होंने रोते हुए पूछा। विक्रम ने उनके आंसू पोंछे और मुस्कुराया। उपकार तो आपने मुझ पर किया था अम्मा, 20 साल पहले, जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था। तब आपने मुझे अपनी थाली का खाना खिलाया था। यह तो बस उस कर्ज का एक छोटा सा हिस्सा है। विक्रम के इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू लिया। गांव वाले, जो अब बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए थे, श्रद्धा से देख रहे थे। इसके बाद विक्रम ने वह काला ब्रीफकेस उठाया जिसे वह अपने साथ लाया था। उसने उसे चारपाई पर रखा और सबके सामने खोला। नोटों की गड्डियां सूरज की रोशनी में चमक उठीं। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने एक साथ इतना पैसा कभी नहीं देखा था, लेकिन विक्रम की आंखों में पैसे के लिए कोई लालच नहीं था। उसने कहा, अम्मा, यह पैसा मैं आपको दान नहीं दे रहा हूं। यह एक बेटे की तरफ से अपनी मां के लिए छोटा सा उपहार है। मैं चाहता हूं कि इस टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बने, एक ऐसा घर जहां बारिश का पानी न टपके, जहां सर्दी की हवा न लगे। आप अब और तकलीफ में नहीं रहेंगी। सावित्री देवी ने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने विक्रम का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बेटा, मुझे यह महल 2 महले नहीं चाहिए।
मुझे तो बस यह तसल्ली मिल गई कि तुम सलामत हो और एक बड़े आदमी बन गए हो। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। विक्रम ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसने जिद की, अम्मा आप मना नहीं कर सकती। मैं शहर में रहता हूं, मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं हमेशा आपके पास नहीं रह सकता। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप सुरक्षित और आरामदायक रहें। और हां, मैंने तय किया है कि इस जमीन के एक हिस्से पर हम एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाएंगे जो आपके नाम पर होगा। भीड़ में से विक्रम भैया जिंदाबाद और सावित्री अम्मा की जय के नारे गूंजने लगे। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। एक आईपीएस अधिकारी न केवल अपनी जड़ें तलाशने आया था, बल्कि उसने उस मिट्टी को सींचने का भी फैसला किया था। विक्रम ने डीएम साहब से कहा कि वे निर्माण कार्य की देखरेख करें और सुनिश्चित करें कि एक एक पैसा सही जगह लगे। डीएम ने वादा किया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। विक्रम ने यह भी घोषणा की कि ठाकुर की जब्त की गई संपत्ति से जो भी सरकारी मुआवजा मिलेगा वह गांव के विकास में लगाया जाएगा। यह न्याय का असली रूप था, अपराधी को सजा और पीड़ित को पुनर्वास। दोपहर हो चुकी थी। सावित्री देवी ने विक्रम के लिए खाना बनाया। इस बार भी मेनू वही था, चावल और दूध। लेकिन इस बार यह मजबूरी का खाना नहीं था, यह विजय का भोज था। विक्रम ने अपनी वर्दी की जैकेट उतार दी और जमीन पर अम्मा के पास बैठकर खाना खाया। हर निवाले के साथ उसे 20 साल पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। उस दिन भूख थी, आज संतोष था। उस दिन बेबसी थी, आज शक्ति थी। सावित्री देवी उसे खाते हुए देख रही थीं। उनकी आंखों में वही ममता थी जो उस तूफानी रात में थी। उन्होंने विक्रम के सिर पर हाथ रखा और कहा, झुक झुक जियो मेरे लाल, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। खाना खाने के बाद विक्रम के जाने का समय हो गया था। उसका मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन उसका रिश्ता अब हमेशा के लिए जुड़ गया था। उसने अपना निजी नंबर सरपंच और कुछ भरोसेमंद युवाओं को दिया और कहा, अगर कभी भी अम्मा को कोई तकलीफ हो या गांव में कोई परेशानी आए तो सीधे मुझे फोन करना। मैं चाहे जहां भी रहूं दौड़ा चला आऊंगा। उसने सावित्री देवी के पैर छुए। इस बार अम्मा ने उसे गले लगा लिया और उसे माथे पर चूमा। यह विदाई भावुक थी, लेकिन इसमें दुख नहीं था। यह एक वादे के साथ विदाई थी कि वे फिर मिलेंगे। विक्रम अपनी जीप में बैठा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। सावित्री देवी दरवाजे पर खड़ी हाथ हिला रही थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव के बच्चे जीप के पीछे दौड़ रहे थे। विक्रम ने जीप स्टार्ट की और धीरे धीरे गांव से बाहर निकला। धूल का गुब्बार अब नहीं उठ रहा था, क्योंकि रास्ते पर पानी का छिड़काव किया गया था। उसने एक आखिरी बार उस झोपड़ी को देखा। वह अब केवल एक झोपड़ी नहीं थी, वह उसकी मां का घर था। उसने एक लंबी सांस ली और मुख्य सड़क की ओर जीप मोड़ दी। रास्ते में विक्रम सोच रहा था कि जीवन कितना अजीब है। एक छोटी सी घटना, दया का एक छोटा सा कार्य कैसे किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। अगर उस रात सावित्री देवी ने उसे दुत्कार दिया होता तो शायद आज वह एक अपराधी होता या मर चुका होता। उनके 2 कटोरी चावल ने उसे एक आईपीएस अधिकारी बनाया। उसने महसूस किया कि असली ताकत वर्दी या बंदूक में नहीं है, असली ताकत करुणा और कृतज्ञता में है। उसने अपने कंधे पर लगे सितारों को देखा। आज ये सितारे उसे और भी भारी लग रहे थे, जिम्मेदारी के बोझ से नहीं, बल्कि गर्व से। उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। रत्नागिरी अब वह पुराना धूल भरा गांव नहीं रहा था। पक्की सड़कें, बिजली के खंभे और एक सुंदर स्कूल इसकी नई पहचान बन गए थे। गांव के बीचों बीच जहां कभी एक टूटी हुई झोपड़ी थी, अब वहां एक छोटा लेकिन सुंदर पक्का मकान था, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा लगा था। मकान के बगल में एक संगमरमर की पट्टिका लगी थी, जिस पर लिखा था, सावित्री देवी प्राथमिक विद्यालय एवं चिकित्सालय। यह इमारत पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन गई थी। ठाकुर भैरव सिंह और उसके साथी अभी भी जेल में अपनी
सजा काट रहे थे और उनकी दहशत अब केवल एक पुरानी कहानी बनकर रह गई थी जिसे लोग अब भूलने लगे थे। सावित्री देवी अब भी उसी घर में रहती थीं। उनके चेहरे पर अब झुर्रियां और बढ़ गई थीं, लेकिन उनकी आंखों की चमक पहले से कहीं ज्यादा थी। वे अब अकेली नहीं थीं। पूरा गांव उन्हें अम्मा कहता था और उनकी देखभाल करता था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा इंतजार उस सफेद सरकारी गाड़ी का रहता था जो हर महीने की पहली तारीख को आती थी। उस गाड़ी से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उतरता था, जिसके बाल अब थोड़े सफेद होने लगे थे, लेकिन चाल वही शेर जैसी थी। वह आता, उनके पैर छूता और उनके हाथ का बना खाना खाता। आज भी विक्रम आया था। वह अब डीआईजी बन चुका था। वह बरामदे में बैठा अम्मा से बातें कर रहा था। अम्मा, शहर चलोगी मेरे साथ? वहां बड़ा घर है, विक्रम ने हर बार की तरह पूछा। सावित्री देवी ने हंसते हुए सिर हिलाया। नहीं बेटा, मेरा स्वर्ग तो यही है, तू बस आता रहना। विक्रम मुस्कुराया। वह जानता था कि वे नहीं जाएंगी। उनकी जड़ें इसी मिट्टी में थीं। उसने देखा कि स्कूल से बच्चे छुट्टी के बाद बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी थी। उसने महसूस किया कि उसने केवल एक कर्ज नहीं चुकाया, बल्कि भविष्य की एक पूरी पीढ़ी को सुरक्षित कर दिया। सूरज ढल रहा था। नारंगी रोशनी पूरे गांव को नहला रही थी। विक्रम ने अपनी टोपी उठाई और चलने के लिए तैयार हुआ। अच्छा अम्मा, अगले महीने फिर आऊंगा, उसने कहा। अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। जैसे ही उसकी गाड़ी धूल उड़ाते हुए दूर गई, सावित्री देवी ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़े। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया उस तूफानी रात के लिए, उस भूख के लिए और उस दया के लिए जिसने उन्हें एक ऐसा बेटा दिया जो उनकी अपनी कोख से जन्मे बेटों से भी बढ़कर था। कहानी 2 कटोरी चावल से शुरू हुई थी, लेकिन खत्म अनंत प्रेम और सम्मान पर हुई।